सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया। सो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में आए हैं और क्लास 11th के फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जो लास्ट टॉपिक मेरा था वो था वर्क डन बाय अ टॉर्क। एक टॉर्क के थ्रू कितना काम करना पड़ेगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि बेटा जो चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन की जा रही है बहुत ध्यान से, बहुत फोकस होकर के पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। और आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, इसका एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं पहले, कि सपोज करो मेरे पास एक सिस्टम है। ठीक, ये आपके पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के मिड पॉइंट पर मैंने एक पिवट रखा हुआ है। सीसॉ देखा है? सीसॉ, सीसॉ के बेस्ड इसी टाइप का है। ठीक है। सपोज करते हैं यहां पर एक मास है m1, जिसके वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। वो कितना लगेगा बेटा? m1g लगेगा। यस कमिंग। और सपोज कर लेते हैं ये फोर्स 1 है, एक एंड पे फोर्स लग रहा है F1 इक्वल्स टू m1g। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? वेट। वेट कहते, तो W1 हो गया। समझ आई बात? अब इसके दूसरे एंड पे सपोज कर लेते हैं बेटा F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? m2g इक्वल्स टू W2। क्लियर है? मैं सपोज कर लेता हूं ये इसका ओरिजिन है जहां से इसको मोशन करना है। ठीक। और यहां से AO और BO, ये जो पूरा डिस्टेंस है बेटा वो है आपका D है। और यहां से यहां तक D1 और यहां से यहां तक D2। समझ आई बात बेटा? डायग्राम समझ में आ रहा है? कैसा केस है ये? केस कुछ इस तरीके का है बेटा कि सीसॉ, आप लोग पार्क वगैरह में जाते होगे तो खेलते होगे बच्चों, पहले छोटे थे। यस कमिंग। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सीसॉ पे खेलते थे, ऐसे करके एक बच्चा इधर बैठा, एक बच्चा इधर बैठा, और ये ऐसे ऐसे जो भारी होता था उधर की तरफ बेंड हो जाता था, है ना? यस कमिंग। सो वाह, बहुत लेट आ रहे हैं आप सब आज। ओके, एवरीवन सेटल डाउन। सो आज का टॉपिक जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के रखा हूं यहाँ पे। वो डायग्राम आपसे क्या कह रहा है जरा समझने की कोशिश करो। ये डायग्राम में एक आपके पास सिस्टम है जो कि किसी पीवट के ऊपर हिंज है, रुका हुआ है। ठीक। अब जिधर की तरफ वेट ज्यादा होगा ये उधर की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर इधर की तरफ वेट ज्यादा होगा तो इधर बेंड हो जाएगा, इधर की तरफ ज्यादा होगा तो ये इधर बेंड हो जाएगा। समझ लो बात को? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा अपने मीन पोजीशन पे ही रुके रहना। तो इसका मीन पोजीशन तो ये है, एकदम स्ट्रेट ऐसे रहे। तो ये ऐसे कब रुक सकता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब हो सकता है? जब यहां से लगने वाला फोर्स या वेट, यहां से लगने वाला वेट दोनों इक्वल, तभी तो ये ऐसे रुका रहेगा। दोनों में से कोई भी एक अगर वेट ज्यादा होता है तो वो उधर की तरफ बेंड हो जाता है, जस्ट लाइक सीसॉ। सीसॉ में आपने देखा होगा। वही चीजें मैं कह रहा हूं। जरा सा देखो, अगर यहां की तरफ वेट ज्यादा हो जाता है तो ये इधर की तरफ बेंड कर जाएगा, और इधर की तरफ के रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। देखो ऐसे करके रोटेट करेगा तो क्लॉक के डायरेक्शन के ऑपोजिट रोटेट कर रहा है ना। सो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये अगर इधर की तरफ बेंड कर जाता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन। यहां तक समझ में आ रही बात? तो यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यस कमिंग। तो मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। तो मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कह रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कह रहा है बेटा? कि कोई भी सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, देखो जब अगर हम लोग कहें कि
एंटी क्लॉकवाइज फोर्स तो केवल F1 लेंगे, लेकिन जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की बात करेंगे तो F1 के साथ D1 भी लेना पड़ेगा कि इसका जो आर्म होता है, ठीक है, अगर ये लोड है, ये क्या है, लोड है, तो ये होगा आपका लोड आर्म। अगर ये लोड है, F1 अगर लोड है तो ये होगा लोड आर्म, और अगर आप यहां से एफर्ट लगा रहे हो तो ये होगा आपका एफर्ट आर्म। ध्यान से सुनो, हैंडपंप जानते हो, ऐसे चलाते हैं, तो हैंडपंप को ऐसे करके जब प्रेस करते हैं तो यहां से आप एफर्ट लगा रहे हो, और जो पानी वो उठा रहा है वो लोड है आपका। वही केस यहां पर बता रहा हूं मैं, ऐसे करके आप एफर्ट लगा रहे हो तो ये तो एफर्ट हो गया, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, और एफर्ट आर्म कौन सा होगा आपका, जहां पर आपका सस्पेंशन लगा होता है कि नहीं, जहां पर आपका सस्पेंशन लगा होता है, मतलब जो आपका जहां से हैंडपंप प्रेस करता है ना, पीवट इसी फॉर्म में होता है। तो यहां से अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, नीचे की तरफ एफर्ट लगा रहा हूं, सो दिस विल बी एफर्ट, और यहां से O के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एफर्ट आर्म हो जाएगा। ये अगर लोड होता है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो लोड आर्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो मैं कह रहा हूं, दो चीजें बताया बेटा मैंने। सबसे पहली बात कि ओके, एक मिनट, ओके, सो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था बेटा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है तो किसी भी पोजीशन पे जाकर के वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर उसका पोजीशन जो रहे वो पहले के अकॉर्डिंग रहे। फॉर एग्जांपल, मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो व्हाट इज माई मीन पोजीशन, मेरा मीन पोजीशन तो यही रहा, क्योंकि यहीं से तो मैं मूवमेंट स्टार्ट किया था। मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई सिस्टम है आपके पास, सपोज कर लो सीसॉ है आपके पास, सीसॉ के दोनों एंड के ऊपर वेट लगा होता है, एक आपका वेट, एक आपके फ्रेंड का वेट। तो आपका वेट इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहता है, और आपके फ्रेंड का वेट क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है बेटा कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आपस में इक्वल होगा तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस होगा, यानी कि तभी अपने मीन पोजीशन के ऊपर रहेगा। इसमें से कोई भी अगर एक फोर्स, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन में से कोई भी एक अगर इंक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह नहीं पाएगा। अब मैं आपको कह रहा हूं बेटा कि मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। फोर्स का मल्टीप्लाई होता है डिस्टेंस के साथ, तब जाकर के आपको मोमेंट मिलता है। मोमेंट का मतलब ही यही होता है, ठीक है, क्लियर है। अब मैं कह रहा हूं आपको बेटा कि सीसॉ पे दो एंड होता है, एक होता है लोड, एक होता है एफर्ट। कोई भी मशीन में आपने वो देखा होगा, पहले के जमाने में कुएं से ऐसे लोग पानी निकालते थे, है ना। तो ये जो खींच रहे हैं आप लोग वो एफर्ट है, और जो पानी ऊपर आ रहा है वो लोड है। कुएं के प्रिंसिपल के ऊपर ही हैंडपंप बना हुआ है। हैंडपंप में यहां से जो आप लोग लगा रहे हो वो क्या है, एफर्ट है, और वो जो पानी उठा रहा है वो क्या है, लोड है। तो दोनों ऐसे रुका रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। कब, जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट आपस में इक्वल होगा तभी। समझ आ गई बात। तो ये मैं एक डायग्राम बनाया हूं। अब इसके पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के में हमें नोट डाउन क्या करना है, देखो जरा से। इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज moments are equal, then the system will be in rotational equilibrium, है कि नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है।
So we can write here anti-clockwise moment equals to clockwise moment. तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में क्या आएगा बेटा, F1 D1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोमेंट है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब F1 D1। एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि देखो अगर इधर का लोड आपका इंक्रीज हो जाता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करने लगेगी, तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2। अब F2 को इधर लेकर के आओ, तो F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। बेटा इस रेशियो को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। सो दिस इज व्हाट, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज MA। ठीक है, अब जरा देखो F1 क्या था आपका, लोड था। F2 क्या था, एफर्ट था। D2 क्या था, एफर्ट आर्म था, है ना। देख लो जरा सा, D2 क्या था, एफर्ट आर्म था ना। एफर्ट इधर लगा रहे तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस एफर्ट आर्म, लोड इधर है तो लोड से ओरिजिन का डिस्टेंस लोड आर्म। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म इक्वल्स टू व्हाट बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज MA। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। एक बार जरा सा देख लो, देखो मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि मुझे पढ़ना है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल क्या कहता है। तो प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट अगर आपस में इक्वल है तो वो सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब वो अपने मीन पोजीशन के ऊपर रुका रहेगा। ठीक है, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के केस को मुझे यहाँ पर समझाना था, तो मैंने आपको हैंडपंप का एग्जांपल दिया या फिर कुएं में से पानी निकालने का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब अगर हैंडपंप का एग्जांपल लेते हो तो आपके पास हैंडपंप में हैंडल होता है, ये हैंडल जा करके एक सपोर्ट से कनेक्टेड होता है, सपोर्ट रहता है, और उसके बाद एक आपके पास क्या लगा होता है, एक आपके पास रॉड होता है, जो कि रॉड जाकर के वॉशर से और कैप से कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब आप यहाँ से एफर्ट लगाते हो, ऐसे करके दबाते हैं आप जब, तो ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है ना पानी, और जब आप ऊपर करते हो तो ये नीचे की तरफ जाता है। यानी कि अगर इसको नीचे करो तो ये ऊपर आ रहा है, यानी कि व्हेन यू पुश इट डाउन, नीचे की तरफ जब धक्का देते हैं तो वाटर विल कम अप। तो अगर हम यहाँ से एफर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका लोड क्या ऊपर आएगा, अगर लोड आपका ज़्यादा होगा तो आपका एफर्ट क्या हो जाएगा, ये एफर्ट आर्म आपका ऊपर चला जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों अगर रुका हुआ है, यानी कि मेरा जो सपोर्ट था उसी के ऊपर ऐसे करके रुका हुआ है, यानी कि आपका एफर्ट इधर की तरफ है, लोड इधर की तरफ, दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब हो सकता है, जब लोड का मोमेंट और एफर्ट का मोमेंट, या फिर कहो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट आपस में जब इक्वल रहेगा तभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दिया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट, F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2, F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू D2 अपॉन D1, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज। सो F1 इज लोड, F2 इज एफर्ट, D2 इज एफर्ट आर्म एंड D1 इज लोड आर्म, दैट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चों, सो उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट टॉपिक समझ लिया होगा, उसको नोट डाउन भी किया होगा। अब जो मेरा टॉपिक है बेटा वो है कपल ऑफ मोमेंट। अब देखो कपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या होता है, कपल का मतलब तो दो, ठीक है, कपल का मतलब होता है दो। तो देखो जब कोई दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होता है, तो वो फॉर्म करता है कपल। कपल को फॉर्म करने के लिए तीन चीजें हैं। पहली चीज है F1 शुड बी इक्वल टू F2, दूसरा है F1
शुड इक्वल टू माइनस F2। माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और थर्ड केस बता रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट। अब देखो बेटा, मुझे एक बच्चा चाहिए यहां पे जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को समझाने में मेरी मदद कर सकता है। कौन आना चाहता है? कोई एक बच्चा आ जाओ, बच्चा या बच्ची कोई भी, एक कॉपी लेकर के आओ, जल्दी आओ। सो दिस इज क्लास 11th स्टूडेंट। सो बेटा, सबसे पहली बात कि ये एक आपके पास सपोज कर लो कार्डबोर्ड है, ठीक। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर यहां से पकड़ो, एक फोर्स आप उधर लगाओ, एक फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं। क्या ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन कर रहा है? नहीं कर रहा है। रीजन देखो, फोर्स इसने भी लगाया, यानी कि F1 लगा, F2 लगा। F1 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, F2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इधर की F1 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, F2 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन इसने कपल तो फॉर्म नहीं किया। रीजन, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, वो सेम है। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है कि दोनों फोर्स जहां पर लग रही हैं वो एक पैरेलल लाइन में आ जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर सेम होता है तो कपल नहीं फॉर्म होता है। यहां पर मैंने लिखा हुआ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी डिफरेंट। अब देखना कपल फॉर्म होगा बेटा, आप इसको पकड़ के इधर की तरफ रोटेट करना, मैं इसको पकड़ के इधर की तरफ रोटेट करता हूं, ये देखो कपल फॉर्म हुआ है ना। कपल को फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? इस बच्चे ने फोर्स लगाया F1 इधर की डायरेक्शन में, मैंने फोर्स लगाया इसको F2 इधर की तरफ, इधर इधर, तो हो क्या रहा है? F1 की डायरेक्शन इधर की तरफ, F2 की डायरेक्शन इधर की तरफ। आप कहोगे सर अभी भी इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है। नहीं, इसको समझो ऐसे, अभी मैं डायग्राम बनाता हूं। थैंक यू बेटा। देखो जरा सा, सपोज कर लो ये मेरा वो था रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड था। अब इसके ऊपर मैंने, इस बच्चे ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया। अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये हो गया फोर्स का लाइन, और दूसरा फोर्स का लाइन ये हो गया। तो क्या दोनों सेम है? दोनों का फोर्स ऑफ लाइन क्या है? डिफरेंट है। तो ये कपल फॉर्म कर दे रहा है, तो ये ऐसे रोटेशनल मोशन कर दे रहा है। लेकिन अगर वही चीज मैं इसके ऊपर क्या कर रहा था पहले, F1 इधर की तरफ लगा, F2 इधर की तरफ लगा, तो क्या ये रोटेशनल मोशन फॉर्म कर पाएगा? नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया? सेम हो गया। क्लियर है? तो कपल को फॉर्म करने के, कपल का मतलब होता है व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, equal forces, opposite forces, different line of action of force, that will form couple of movement. Okay? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया बेटा कपल का मतलब। अब ये मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं बेटा? देखो 11th की कोई भी चीज आप पढ़ो, 11th का चैप्टर नंबर 1 का काइनेमेटिक्स पढ़ो, या लास्ट चैप्टर में जाकर के वेब पढ़ो, अगर 11th नहीं पढ़ोगे तो 12th आपको आएगा नहीं। क्योंकि 11th फिजिक्स में जो है बेटा, मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि 11th के फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। अब ये कुछ कहानी ऐसे ही है बेटा कि अगर आप ABCD नहीं जानते हो तो आप इंग्लिश रीड नहीं कर पाओगे। तो ये ABCD है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कह दिया कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को इनहेल करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना पड़ेगा, तब इंसान जिंदा रहेगा। ठीक है, अब आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है? आप ले नहीं पा रहे हो, वो ऑक्सीजन ले रहा है। तो क्या दोनों चीजें अलग हो गई क्या? एक नई हो गई, वो नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका मैकेनिक्स सेम है, वो भी ऑक्सीजन को अंदर भेज रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर 11th का फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं पढ़ोगे, तो 12th के फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगा, मॉडर्न फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का जो बेस है ना बेटा, जो फाउंडेशन है, वो 11th फिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो 11th फिजिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 11th फिजिक्स को अगर ध्यान से पढ़ोगे, मैकेनिक्स अगर आपका क्लियर है कि कपल कब लगेगा, कब ये रोटेशनल मोशन करेगा, तो आप समझ गए होंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन कराने के लिए 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगना चाहिए, और उन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये रोटेशनल मोशन करेगा। अनलेस वो क्या, कैसा मोशन करेगा बेटा?
रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। अरे यार इधर से खींच रहा हूँ, इधर से खींच रहा हूँ, जो भी फोर्स ज़्यादा होगा वो उधर की डायरेक्शन में चला जाएगा। बोल हाँ या ना? हाँ। तो लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए क्या चाहिए? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कपल। अब ये कपल आपको हेल्प कहाँ करेगा, कहाँ आपको हेल्प करेगा समझने में? इस कपल का यूज कहाँ है? 12th में। तो 12th में जब आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा, 10th में भी पढ़ा था लेकिन ये 10th से बहुत ऊपर है। तो वहां पर मैं बताऊंगा कि कोई कॉइल है, अगर कोई वायर है आपके पास, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लग दिया है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर एक कपल एक्ट करता है, तभी ये रोटेट करता है। तो अगर यहां से कपल नहीं समझोगे तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सर ये रोटेट कर गया। ठीक है। सो 3-4 चीजें होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए बेसिकली। इक्वल फोर्सेस होनी चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो यहां पर कपल ऑफ मोमेंट का अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं, सो व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस acting on an object with different line of action of force, that will make a couple, that will make a couple, वो एक कपल बनाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो अब जरा सा देखो बेटा, यहां पर मैंने एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के ऊपर यहां से एक फोर्स लग रहा है F1 और यहां से एक फोर्स लग रहा है F2। अब बेटा मुझे ये बताओ, F1 एंड F2 अगर इक्वल है, यानी कि F1 इक्वल टू F2 है, तो डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट है, तो क्या ये कपल बनाएगा? हाँ, क्यों कपल बनाएगा? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है? इधर है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? इधर है। दोनों का लाइन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? डिफरेंट है। तो ये एक कपल बनाएगा। क्लियर है? चलो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट बेटा जो है आपका वो O है। ठीक है, ओरिजिन है। तो ए बी, तो AO, ये क्या है? AO, और ये BO। सपोज कर लेते हैं कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो D है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया बेटा, मैंने एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के A पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, B पॉइंट पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। मैं कह रहा हूं अगर दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो गई तो ये कपल फॉर्म करेगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? डिफरेंट है ही। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर नेट मोमेंट अगर निकालना चाहूं, तो नेट मोमेंट अगर बेटा मैं निकालना चाहूं तो नेट मोमेंट इक्वल टू मोमेंट बाई F1 एंड मोमेंट बाई, पक्का? तभी तो नेट मोमेंट पता चलेगा। तो नेट मोमेंट इक्वल टू मोमेंट बाई F1, मोमेंट बाई F1 प्लस मोमेंट बाई F2। तो नेट मोमेंट इक्वल टू मोमेंट बाई F1 क्या होगा बेटा? F1 AO। मैंने बताया था कि ओरिजिन से डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तभी तो मोमेंट होता है। F1 इंटू AO प्लस F2 इंटू BO, बट वी नो दैट F1 इक्वल टू F2। तो क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे? F कॉमन कर ले, सपोज कर ले F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F के इक्वल है, तो F कॉमन आ जाएगा। आपको अंदर क्या मिलेगा? AO प्लस BO, नेट मोमेंट, नेट मोमेंट। अच्छा, नेट मोमेंट अब क्या हो जाएगा बेटा? F इंटू डी। अब मुझे ये बताओ F इंटू डी का मतलब क्या होता है? F इंटू डी का मतलब क्या होता है? इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन F इंटू डी का मतलब होता है टॉर्क, क्योंकि ये तो एक रोटेशनल मोशन ही तो करेगा। F इंटू डी का मतलब क्या है? टॉर्क होगा। तो यहां पर नेट मोमेंट किसके इक्वल है बेटा? टॉर्क टाउ। समझ में आ गई बात? पक्का कपल समझ में आ गया? So what is the meaning of couple of moment? When two equal and opposite forces acting on an object at different line of action of force, that will form a couple, and couple always produce rotational motion of the body. बॉडी का कौन सा मोशन प्रोड्यूस करता है? कपल, रोटेशनल मोशन करता है। ठीक है, सो नेट मोमेंट बाय अ कपल इक्वल्स टू व्हाट?
टॉर्क, एंड टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टाउ इक्वल्स टू एफ डी। पक्का, बोलो बेटा। चलो, सो वीडियो को पॉज कीजिए बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चों, सो उम्मीद करता हूँ कि लास्ट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। तो देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम जो है, जब भी ये टर्म आपके सामने आएगा तो टर्म एंगुलर से आप समझ जा रहे हो कि रोटेशनल मोशन का मोमेंटम। देखो, इफ अ बॉडी इज डूइंग ट्रांसलेटरी मोशन, द मोमेंटम विच विल हैव इन द ऑब्जेक्ट विल बी लीनियर मोमेंटम। बोलो हाँ या ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो लीनियर मोमेंटम होगा। और लीनियर मोमेंटम को मुझे पता है, वेक्टर p इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर v, ये होता है लीनियर मोमेंटम, आपने पढ़ा हुआ है, मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन अभी मुझे पढ़ना है कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है। सो देखो बेटा, एज वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, it has some momentum that is called linear momentum. In the same way, if a particle is doing rotational motion, then at the time the particle have rotational momentum that is known as angular momentum. ठीक है, कोई दिक्कत? अब angular momentum is defined as moment of linear momentum. moment का मतलब क्या होता है? मोमेंट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसके साथ डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, है नहीं? बोलो हाँ या ना। अरे कपल ऑफ मोमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, फोर्स इनटू डिस्टेंस ओरिजिन से। तो मोमेंट जब भी आता है यानी कि डिस्टेंस का उससे मल्टीप्लाई होता है। तो मैं कह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं समझ में आया? चलो अभी समझ में आ जाएगा। चलो, तो एक डायग्राम बना लेते जल्दी से। चलो, एक पार्टिकल है बेटा, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये इसका ये P1 एंड P2 थीटा, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है। सर्कल आपका टेढ़ा बन गया, थोड़ा सा और सर्कल होना चाहिए था इसमें, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि सपोज करते हैं इसका रेडियस क्या है, R है, ठीक, और P1 जो है वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन, वही डायरेक्शन आपका किसका, मोमेंटम का डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना। भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है उसी डायरेक्शन में तो मोमेंटम भी तो होगा ऑब्जेक्ट के पास। मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ, भले मेरा हाथ दौड़ रहा है, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, बहुत तेजी से दौड़ रहा हूँ, तो मेरे पास एक मोमेंटम होगा क्योंकि मेरे पास मास है, बहुत ज़्यादा है, इंटू वेलोसिटी है। तो मास और वेलोसिटी होगा तो ऑब्जेक्ट पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, तो दौड़ते दौड़ते मैं पीछे भी जा रहा हूँ क्या, नहीं, मैं दौड़ूंगा तो इधर जाऊँगा, इसी डायरेक्शन में जाऊँगा, तो मोमेंटम मेरा किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ है तो इसका मोमेंटम का डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर की तरफ होगा। सो एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, एंगुलर लिखना नहीं है बेटा, पहले समझ लो। एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। कह रहा हूं एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं किससे, लीनियर मोमेंटम के मोमेंट से। अगर मैं कहूं कि देखो किसी भी सर्कल, कोई भी जो सर्कल होता है ना बेटा, इस सर्कल के परफेरी को यानी कि सर्कमफ्रेंस को अगर हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे करके, तो इसका जो जितना भी सेगमेंट है, सारे सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन की तरफ बिहेव करेगा। भले ही ये सर्कल है पूरा मिला करके, लेकिन सर्कल का हर एक सेगमेंट, छोटा सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। बोलो हाँ या ना, करेगा ना। तो अगर मैं इसी सेगमेंट को ले लेता हूं, तो इस सेगमेंट पे अगर कोई पार्टिकल के पास मास ये है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो इसके पास कौन सा मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम ही तो होगा। तो मैं कह रहा हूं, वही कह रहा है, ये टॉपिक कह रहा है
कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लीनियर मोमेंटम अगर p है तो p का मोमेंट, तो p का मोमेंट मतलब क्या, p इंटू आर। बोलो हाँ या ना, यही ना। अरे भाई फोर्स मोमेंट का मतलब क्या, फोर्स इंटू आर। तो एंगुलर मोमेंट का मतलब क्या, या फिर हाँ एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट का मतलब क्या, तो मोमेंटम इंटू आर। समझ रहे हो बात को। तो यही मैं आपको समझा रहा हूं बेटा कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो मतलब है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एट दैट पॉइंट, है ना, उस पॉइंट पे। तो P1 पे अगर इसका मोमेंटम P है तो इस P का जो मोमेंट होगा इस सेंटर के अलोंग, इस सेंटर O के अलोंग, वही आपका क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू R इंटू पी, ठीक है, R इंटू पी, R ये है, P इधर है, लेकिन हमें पता है कि अगर एंगुलर लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म है तो एंगुलर मोमेंटम भी वेक्टर फॉर्म होगा, ये भी तो वेक्टर फॉर्म में होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर आर एल इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म होगा। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आप यहाँ पर डॉट नहीं लगा सकते, क्रॉस ही लगाना पड़ेगा। और क्रॉस कैसा, पोजीशन का क्रॉस होगा किसमें, लीनियर मोमेंटम में। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो फिर ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंट क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सेम मेथड है बेटा, क्या है, सेम मेथड है। हमें अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच करना है कि हमारा जो फिंगर्स हैं ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे थंब के साथ, और रेस्ट फिंगर उस पॉइंट को इंडिकेट करे जहां पर उसका पोजीशन है, आर है। उसके बाद हम लोग कर्ल करेंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें मोमेंटम का डायरेक्शन निकालना है। तो ये इधर जा रहा है तो पी इधर की तरफ है, तो पी क्रॉस आर क्रॉस पी का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ। तो इस सर्कल के आउटसाइड इसका क्या है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर इसके पहले कुछ स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। तो व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ then the particle have linear momentum, and if the same particle is rotating about an axis, that particle will have what, angular momentum. So the angular momentum is defined as the moment of linear momentum at that point. So L is what, angular momentum equals to R into P, where R is the position of the point to the center या फिर axis of rotation, और P is the linear momentum at that point. Okay, so angular momentum in vector form, vector L equals to vector R cross vector P. समझ में आ गई बात। अगर इसका मुझे बेटा यूनिट लिखना हो, डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, R is मीटर एंड P is what, MV मास यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। तो हम लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही तो होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे बेटा P मतलब क्या, MV, M मतलब क्या, केजी, V मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड। तो एक और R है ना, R का मतलब क्या, एक और मीटर आ गया, तो मीटर 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 स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दिस विल बी व्हाट, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर डायमेंशन लिखना हो बेटा, डायमेंशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, केजी मतलब m l स्क्वायर t पे पावर -1, यही होगा, ml स्क्वायर t पे पावर -1। दिस विल बी योर डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा इसके पहले हमें थोड़ा सा लिखना होगा, ये डायग्राम बना लो बेटा। ये डायग्राम बनाने के बाद ये हेडिंग नोट डाउन करो, ये डायग्राम बनाओ, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद ये लिखना, ठीक है। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, लिखो चलो जल्दी से, मैं बोलता हूँ। डायग्राम हो गया। अच्छा पहले ये नोट डाउन कर लो बेटा, यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, वो नोट डाउन कर लो। When a particle is moving in a straight path,
when a particle is moving in a straight path, when a particle is moving in a straight path, the particle have linear momentum. The particle have linear momentum. In the same way, if particle is doing rotational motion, it will have angular momentum. So उसके बाद बेटा ये डबल इंटर कॉमन में लिख लेना। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके बच्चों, सो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया है। अब जो आपका टॉपिक होगा वो होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एंगुलर मोमेंटम का रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे निकालेंगे। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं बेटा? कल मैंने टॉर्क का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाला था ना, सेम जैसे टॉर्क का निकला था वैसे आपका किसका निकलेगा? एंगुलर मोमेंटम का निकलेगा। वी नो दैट वेक्टर L इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। इज इट क्लियर? सो हमें क्या करना होगा, लेट वेक्टर R इक्वल्स टू x I कैप, y j कैप, z k कैप एंड वेक्टर P इक्वल्स टू px I कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। सो हमें क्या करना होगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। वेक्टर L इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। कैसे बेटा? I कैप, j कैप एंड k कैप, क्योंकि पहले पोजीशन आएगा तो x y z, px py pz। अभी क्या करना होगा बेटा, हमें केवल इसको एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंशन के लिए क्या करना होगा, r क्रॉस p इक्वल्स टू I कैप पहले लिखेंगे, तो I कैप के सामने वाले के सभी को हम लोग क्या कवर कर लेंगे, तो y इंटू पी जेड, तो y पी जेड माइनस z पी वाई। ओके, माइनस j, क्योंकि माइनस में लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ये वाला पूरा कवर हो जाएगा, यानी कि j के सामने वाले सारे कवर हो जाएंगे। तो x पी जेड माइनस z पी एक्स। ओके, फिर प्लस k कैप, क्या लिख सकते हैं बेटा, k वाले के सामने को कवर कर लेंगे, तो x माइनस पी एक्स वाई, वाई पी एक्स। ये मिल गया ना बेटा, मिल गया ना। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, सो दिस इज व्हाट, पी एक्स आई कैप माइनस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ये मिल गया आपको क्या बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उम्मीद करते हैं बहुत आसान है बेटा, लास्ट भी टॉपिक इसी तरह से था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, यहाँ पर मैं एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर L लिखना पड़ेगा आपको, वेक्टर L। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, LX, यहाँ पर LY और यहाँ पर LZ, क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का LX, यानी कि ये X एक्सिस का कंपोनेंट हो गया, ये Y एक्सिस का कंपोनेंट हो गया, ये Z एक्सिस का। ठीक है, तो P ना लिख करके क्या लिखेंगे आप, L लिखेंगे, बस दैट्स इट, बाकी सब तो वही है। तो नोट डाउन हो गया, चलो ठीक है। ओके बच्चों, सो उम्मीद करते हैं कि लास्ट का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो होगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। मुझे एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है एंगुलर मोमेंटम में और टॉर्क में।
तो सबसे पहली बात बेटा मैं टॉर्क का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पर, टॉर्क इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का लिखूं तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। पक्का है, कोई दिक्कत? सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम टी के रिस्पेक्ट में मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है बेटा, डी अपॉन डी टी ऑफ एल इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। पक्का? अब देखो बेटा यहां पर आर भी आपका वेरिएबल है और पी भी आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है दोनों क्या है, दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने डिफरेंशिएशन में आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि अगर सपोज कर लो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है कि x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करो, तो आप लिखोगे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये होता है आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फॉर्मूला कहता है पहले को छोड़ा दूसरे को तोड़ा प्लस दूसरे को छोड़ा पहले को तोड़ा। जो बच्चे मेरा पहला वीडियो देखे उनको याद आ रहा होगा, मैं ऐसे ही बोला भी था। पहले को छोड़ा तो फर्स्ट फंक्शन x है तो x को छोड़ दो dy बाई डी एक्स, प्लस दूसरे को छोड़ दो पहले को तोड़ दो, यानी कि पहला फंक्शन क्या था x, dx अपॉन dx। समझ गया बात को? क्लियर है? तो सेम चीज r और p यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना होगा, हमें छोड़ा तोड़ा वाला रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आओ छोड़ा तोड़ा वाला रूल लगाते हैं। और छोड़ा तोड़ा रूल क्या कहता है बेटा, छोड़ा तोड़ा रूल कहता है कि यहां पर लिखता हूं डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू, पहले को छोड़ा यानी कि r को फर्स्ट फंक्शन मान ले, तो वेक्टर r डी अपॉन डी टी ऑफ वेक्टर p प्लस वेक्टर p, अब की बार p को छोड़ दिया, d अपॉन डी टी ऑफ वेक्टर r। पक्का? कोई दिक्कत? चलो, सो वेक्टर डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर डी पी अपॉन डी टी, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम, टाइम के साथ अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फोर्स। गधो, फोर्स है ना, P2 माइनस P1 इक्वल टू फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, आर एफ, आर क्रॉस एफ। पक्का? प्लस P मतलब क्या होता है बेटा, M वेक्टर V क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। आर तो पोजीशन है, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलता है। पक्का? कोई दिक्कत? वेक्टर में पढ़ा होगा V क्रॉस V जीरो होता है, I क्रॉस I जीरो होता है, पढ़ा है ना वेक्टर में, मैंने पढ़ाया हुआ था कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है लेकिन डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। चलो, सो यहां पर मिल जाएगा आपको बेटा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ, मतलब बेटा टॉर्क टाउ, क्योंकि टॉर्क टाउ का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, देख लो यहाँ पे टॉर्क टाउ प्लस जीरो। तो आपको मिल गया क्या, टॉर्क टाउ इक्वल टू डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। समझ में आ गया बात कैसे हुआ? हाँ, पक्का? तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं, बाय।